वेलकम टू स्टूडेंट फरमाइश। मैं हूं कशिश गोयल, आपका रीजनिंग एजुकेटर। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो एसबीआई मेंस के लिए होगा। आज डे 2। डे 1 आपको पता है कि कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे हमने किया था। ठीक है, यानी कि परसों हमने किया था डे 1, जिसके अंदर हमने एक हाई लेवल पजल करी थी जो कि फ्लोर बेस्ड पजल थी भाई आपके पास। ठीक है, तो अच्छा ठीक था, रिस्पॉन्स था। कुछ लोगों ने किया है, कुछ ने नहीं किया। बट मैं चाहूंगा भाई ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स दो यार। अगर देखो, अगर मेंस की तैयारी करनी है तो देखो आपको ऐसी ही पजल्स करनी पड़ेंगी और पूरा भी देखना पड़ेगा यार। जब तक पूरा नहीं देखोगे आपको समझ कैसे आएगा कि क्या है क्या नहीं है भाई। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार। और प्लीज कमेंट जरूर करो यार। आप लोगों की कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है यार। कमेंट करो यार, कमेंट बहुत जरूरी है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे पता कैसे चलेगा किसने कितनी देर में किया भाई। एक कमेंट आया था जिस पर्सन ने कहा था कि 15 मिनट में की है। उनको मैं यही कहूंगा कि इसे 10 मिनट के अंदर लेके आइए। प्रैक्टिस इतनी बनाइए कि 10 मिनट में हो जाए आपकी। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। और कुछ बच्चे अभी, कल देख रहा था मैं कमेंट, तो एक कोई पर्सन था जो ये हमारा जो एसबीआई मेंस का कैंप है उसके बारे में पूछ रहा था। तो भाई देखो, ऐसा है कि इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है भाई। तो आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हो भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप वहां जाके परचेज कर सकते हो। और जो लोग नए हैं मैं फिर से बता देता हूँ भाई कि मेंस लेवल के लिए हमारी अगर तैयारी हमें करनी है तो हमें कंटेंट चाहिए होगा। और वो कंटेंट हम देंगे आपको सिर्फ किसमें, 169 में। ठीक है, असाइनमेंट्स मिलेंगे भैया आपको। ठीक है, साथ में वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको, डीआई और क्वांट का पूरा। और जितना भी आपको कंटेंट चाहिए, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, मेंस लेवल का, आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो देर मत करिएगा भाई, जल्दी से जल्दी परचेज करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक है, वहीं पर आपको जाके परचेज करना है भाई। और इसके बाद हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे जहां आपकी असाइनमेंट्स दी जाएंगी, तो यानी डेली टास्क हो जाएगा आपके पास इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के लिए। फिर ये सारी चीजें। तो चलिए, हमारा जो डे 2 का पजल या सिटिंग अरेंजमेंट जो भी है, अच्छा लो भाई सिटिंग अरेंजमेंट आ गया है। ठीक है, डबल रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है हमारे पास। तो पहले आप खुद करिएगा, फिर मैं इसे करवाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले आपका टास्क ये रहेगा, आपको पॉज करनी है, वीडियो को खुद करना है और मुझे बताना है कि आपने कितना टाइम लिया। यहाँ पर समय बताना है कमेंट बॉक्स में, ये बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, बहुत जरूरी है भाई कि आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइम जरूर बताना है कि आपको कितना समय लगा है। चलिए, होप सो आप सब लोगों ने वीडियो पॉज की होगी, खुद से करने की ट्राई की होगी। दूसरा एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आपने कितने केस का यूज किया। देखो पता क्या होता है कि पजल कर तो लेंगे हम, सेटिंग अरेंजमेंट बना लेंगे, बात ये आती है कि कम से कम केसेस में हमें ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना होता है भाई। ठीक है, तो हम उसको देखते हुए चलते हैं भाई यहाँ पर। तो चलिए, होप सो जितने भी सोल्व किया होगा या जितने भी केस बनाए होंगे, तो अभी मेरी अप्रोच जरूर देखना कि अगर आपके केसेस से मेरे केस कम है तो वो अप्रोच क्या थी जहां आप थोड़ा सा मिस कर गए, और यहाँ पर आपको वो चीज समझ आने वाली है कि वो क्या था। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर देखो, जैसे कि आपके सामने, एक मिनट रुकेगा, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन मैं रीड कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी होती है तो हमें स्पेस भी पूरा बनाए रखना है और आपको समझाना भी है। तो देखिए 14%, ठीक है, ये 14% है हमारे पास। और कहाँ बैठे, टू कॉन्सेंट्रिक रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, यानी कि ये टेबल जो हमारे पास दी गई है, जिसमें इनर टेबल में कितने हैं, 6 लोग, और बाहर वाले में कितने हैं, 8। क्लियर हो गई चीज? नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, एक स्पेशल नोट दिया गया, वो क्या, लाइन ऑफ साइट मींस एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द आई ऑफ ऑब्जर्वर विद द ऑब्जेक्ट व्यू। स्ट्रेट लाइन यार बड़ा सिंपल सा है भाई। अगर मैं बात करूं, ये 4 लोग स्ट्रेट लाइन में आपके पास, ठीक है, ये 4 लोग किसमें हैं आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन में, ये 2 लोग आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन में है। क्लियर होगी, ये स्ट्रेट लाइन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसका मीनिंग। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको एक अच्छी सी लाइन दे दी गई है यहाँ पर। समझ आ गया? तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने अगली स्लाइड के अंदर नहीं रखा है क्योंकि हमें सिर्फ पजल को करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम बैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब देखिए जो ओ है वो कहाँ बैठा है, सेकंड लेफ्ट में, किसके, एम के। अब भाई देखो यार, ऐसे तो पता नहीं कितने बन जाएंगे केसेस, और इनर में आउटर में कुछ नहीं पता। तो इस इंफॉर्मेशन को हम अपने साथ स्टोर रखेंगे। तो हमने पहला पॉइंट यहाँ पर बना लिया कि जो ओ है वो सेकंड लेफ्ट में है, किसके, एम के। ठीक है, मैंने देखो कोई फेस नहीं रखा है एम का कि आउटसाइड देख रहा है, इनसाइड देख रहा है। मैं अपने अकॉर्डिंग, ये जो होता है हमारा लेफ्ट होता है, ये हमारा लेफ्ट होता है, ये हमारा राइट होता है, तो मैंने बस उसी के अकॉर्डिंग करा है। समझ आ रही है ना बात ये? ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बी सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड 3 places अवे फ्रॉम आई। अब देखो चीज को समझना कि बी कहां बैठा है भाई, एक कॉर्नर पर। अब देखो कॉर्नर की अगर मैं बात करूं
तो इनर में तो कॉर्नर पर कोई बैठा ही नहीं है, ये बात तो पक्की है। तो ये मीन इसका पक्का हो गया कि जो बी है ना वो कहाँ बैठा होगा, आउटर में, आउटर टेबल पे। कॉर्नर का मतलब 1 2 3 4 कोई भी कॉर्नर हो सकते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी मिलती है, अगर मैं बी से स्टार्ट करता तो मुझे मिलती 4 पॉसिबिलिटी। तो अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं कर रहा यहाँ से, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को रीड करना। एंड 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आई, 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आई का मीनिंग क्या होता है पहले ये भी समझ लो, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई। देखो क्या होता है, मान लो कि आई बैठा है, तो 3 प्लेसेस अवे का मीनिंग क्या होता है, 1 प्लेस अवे, 2 प्लेस अवे, हेयर इट विल बी बी। क्लियर। अब आप कहोगे सर आपने इसी साइड क्यों लिया, राइट में क्यों लिया? अरे भाई राइट में नहीं लिया, सिर्फ समझा रहा था, लेफ्ट में भी ले सकते हो, क्योंकि इसने कहा है 3 प्लेसेस अवे, तो वो राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी। अगर 3 प्लेसेस अवे है, इसका मीनिंग होता है कि इन दो के बीच में, आई और बी के बीच में कितने पर्सन होंगे, 2 पर्सन होंगे। अब देखो इसने सिर्फ ये कहा 3 प्लेसेस अवे, ये नहीं बताया राइट से या लेफ्ट से, तो हमें इसमें ये नहीं पता कि बी कहाँ आएगा, आई के राइट में या फिर लेफ्ट में। इतनी चीजें क्लियर होगी सबको, पहले जल्दी से ये बता दो, क्लियर है ना? तो अब इस इंफॉर्मेशन को हमें लिखना कैसे, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसे सही ढंग से लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। देखो हमें करना क्या है कि हमें पता है आई और बी के बीच में कितने पर्सन होंगे, 2, बट इनकी पोजीशन श्योर नहीं है कौन कहां पर, तो मैंने दोनों की तरफ एरो लगा दिया, इंटरचेंज हो सकती है पोजीशन, क्लियर होगी। और बी कहां बैठा है, एक कॉर्नर पे मैंने मेंशन कर दिया यार, जरूरी है भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, एन सिट्स एडजेसेंट टू ई, ई हु डज नॉट फेसेस जे। देखो अब समझना थोड़ा ध्यान से कि जो एन है ना वो एडजेसेंट है किसके, ई के। अब ये इन्फॉर्मेशन भी हम पुट नहीं कर सकते, तो क्या करा मैंने कि मैंने कहा एन और ई क्या है, एक दूसरे के नेबर्स, बट कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट में हमें ये नहीं पता, तो मैंने सिर्फ बना दिया। और हु मैंने आपको कल भी बताया था कि जिसके साथ हु लगा है बात उसके बारे में ही होती है। देखो कुछ लोग हिंदी की बात कर रहे थे यार, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी टफ इंग्लिश नहीं है भाई, और समझा तो मैं सारा हिंदी में रहा हूं ना, ठीक है, हिंदी में समझा रहा हूं तो समझते रहो भाई। आप लोग पता नहीं यार क्या एक बना रखा है, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो और आप कहते हो कि सर हिंदी में पजल, हिंदी में पजल, अरे यार क्या करोगे जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आप क्या सोचते हो पेपर क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। तो इतनी मामूली सी इंग्लिश है आपके सामने जिसमें सिर्फ आपको हु, विच, इंटरचेंज, ऐसे छोटे मोटे वर्ड्स हैं, राइट लेफ्ट, क्या ये भी नहीं आता यार आप लोगों को? थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा ना चीजों को। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी करो तो ये मान के चलो यार कि इंग्लिश आपकी होनी चाहिए अच्छी, मेंस में डिफरेंस डालता है भाई इंग्लिश आपके पास, ये मैं पहले बता रहा हूँ भाई। तो थोड़ा सा इसको लेके सीरियस हो जाओ, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, मैं आपको इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, फिर आप लोग कमेंट करोगे अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स के अंदर। बट मेरी बात का ध्यान रखना कि इंग्लिश बहुत जरूरी है, और इतनी कोई टफ इंग्लिश तो आपके सामने है ही नहीं अभी तो, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, ई हु डज नॉट फेसिस ए। तो देखो हु जिसके साथ लगा होता है बात उसके बारे में होती है, ना कि उससे पहले वाले, यानी कि ये बात एन के लिए नहीं है कि एन डज नॉट फेसिस जे, नहीं, ये बात ई के बारे में है कि ई किसको फेस नहीं करता, जे को। तो इसको हम नोट डाउन कैसे करेंगे कि ई डज नॉट फेसिस जे, कट लगा दिया कि ई के सामने जे नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात, ये यहां तक समझ आया नहीं आया? आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एल सिट नीदर एडजेसेंट टू ओ नोर एडजेसेंट टू जी। अब देखो ये एक और नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, क्या कि जो एल है वो एडजेसेंट नहीं है। किस किस के एडजेसेंट नहीं है, ना तो किसके है आपके पास ओ के, और ना ही किसके जी के। क्लियर होगी बात ये। देखो जब तक नेगेटिव है हम पॉजिटिव तो कुछ बना ही नहीं सकते ना यहाँ पे, तो मैं इसको साइड में यहाँ लिखते चल रहा हूँ। नेक्स्ट, इफ सी एंड के इंटरचेंज देयर पोजिशन देन सी सिट्स फेसिंग एच। ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि अगर ये समझ गए ना तो समझ लो कि हाँ आप लोग पजल बना सकते हो, क्योंकि अब इसको ना ज्यादातर लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते यार, ऐसे के ऐसे छोड़ के निकल जाएंगे भाई। अरे यार एक चीज समझो, क्या कहता है, अगर मैंने इंटरचेंज कर दिया, ध्यान रखना, अगर मैंने सी और के की पोजीशन को क्या कर दिया, इंटरचेंज, तो एच को कौन फेस करेगा, सी करेगा, ये बात हुई। बट ये कंडीशन नहीं है यार, ये क्वेश्चन की कंडीशन नहीं है, ये इसने बताया कि अगर ऐसा होता तो, बट ऐसा है नहीं। तो एक्चुअल में कौन है कि सी के प्लेस पे कौन होना चाहिए, के, क्योंकि किसने इंटरचेंज किया, सी और के ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपल सी बात, इस लाइन का मीनिंग ये था कि एच और के क्या कर रखे हैं, आपस में फेस करके बैठे हैं। कौन, एच और के। अब बात समझ आई या नहीं आई? बस यार यही चीजें तो है यार मजेदार, पजल यही तो होती है। तो एच और के आपस में एक दूसरे के सामने फेस करके बैठे, समझ आई या नहीं आई बात? ये आ गई होगी, होप सो, बहुत ही बढ़िया भाई अगर आ गई है तो। नेक्स्ट, आई सिट्स इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी। अब समझना थोड़ा सा ध्यान से यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब डायरेक्शंस भी इन्वॉल्व हो जाएं बीच में पजल के तो क्या बात है यार, मजा ही आ जाता है।
अब देखो आई क्या है, नॉर्थ ईस्ट में किसके, ओ के। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको पता है, अगर ये ओ बैठा है तो इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट यहां पर डायरेक्टली ये पर्सन कौन होना चाहिए आपके पास, आई। ये बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। अब मुझे ना अब यहीं से पजल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कैसे बताता। देखो आपको पता है बी और आई की बात इस सेकंड पॉइंट में हुई है और आई की बात इस पॉइंट में भी हो गई है, तो थोड़ा दिखाता हूं मैं आपको। देखो समझो, बी कहाँ बैठता है, कॉर्नर पे बैठता है। कहाँ बैठता है, कॉर्नर पे। तो सपोज करो अगर मैं बी को इस कॉर्नर पर बिठाता हूं, यहां पर, ठीक है। तो देखो आई कहाँ कहाँ आ सकता है, दो प्लेस छोड़ के, या तो आई यहां आएगा या दो प्लेस छोड़कर आई यहां आएगा। बट एक चीज बताओ, क्या दो प्लेस छोड़ के आई यहां आ सकता है ना, क्योंकि आई तो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ओके, जो पॉसिबल नहीं है इस केस में। और अगर दो छोड़ के यहां पर भी मैं अगर मैं आई को बिठाऊंगा तो यहां पर भी कहीं आपके पास ओ मुझे इमीडिएट में दिख ही नहीं रहा ना। समझ रहे हो बात को, इमीडिएट का मतलब है बिल्कुल इसके साथ, और बिल्कुल इसके साथ तो है ही नहीं यहाँ पर। तो बी की यहाँ आने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है आपके पास। समझ आ गई, क्लियर होगी चीज। अब समझना भाई, थोड़ा समझा रहा हूँ फिर ध्यान से देखेंगे। अगर मैं मान लो बी को यहाँ बिठाता हूँ यहाँ पर, तो दो छोड़कर आई क्या यहाँ हो सकता है, नहीं, क्योंकि फिर ओ नहीं बैठ सकता यहाँ पर। दो छोड़कर आई यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ओ को नीचे कहाँ बिठाओगे, नॉट पॉसिबल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी चार कॉर्नर पे हो सकता था, जिसमें दो की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई इस पॉइंट के कारण, 6 पॉइंट के कारण। इतनी चीजें समझ आ गई सबको, पहले जल्दी से ये बता दो, आ गए होंगे होप सो। तो चलिए, इसका मतलब अब बी के लिए दो पॉसिबिलिटी बची। देखो यही मैं समझा रहा था कि चार पॉसिबिलिटी को अगर आपने स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा रुक जाते, पॉसिबिलिटी कम हो जाती। समझो अब बी कहां आ सकता है, या तो यहां पर या फिर यहां पर। इसको मैं केस नंबर 2 नाम दे देता हूं, इसको 1 नाम दे देता हूं ताकि आसान हो जाए हमारे लिए। बात क्लियर होगी। अब एक चीज बताओ, क्या दो छोड़कर यहां आई हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर आई यहां होगा तो ओ तो ये पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि ओ के नॉर्थ ईस्ट में कौन होना चाहिए, आई। तो ये ओ नहीं हो सकता यार। एक चीज का ध्यान रखना, इमीडिएट देने का मीनिंग ही यही है कि बिल्कुल साथ होना चाहिए उसके, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, एक दो छोड़कर यहां पर कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। अगर यहां आई है तो क्या ये ओ हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल, क्योंकि ये अगर ओ होगा तो ये इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट बन गया या नहीं बन गया, आपके पास बन गया ना। तो ये ओ और ये आई, क्लियर। अब आते हैं केस नंबर 2 में। अगर बी यहां है तो दो छोड़कर यहां आई नहीं हो सकता लेफ्ट में, क्योंकि अगर आई यहां होगा तो ओ इस साइड कहीं आ ही नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, दो छोड़कर फिर से आई यहीं बना है और ओ इसके अकॉर्डिंग यहां बनेगा। हाँ या ना जल्दी से बता दो। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा यहां से क्लियर हो गया, और पॉइंट नंबर 6 भी हमारा यहां से क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। बात क्लियर है इतनी, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं देखूं कि ओ जो है वो सेकंड लेफ्ट में किसके है, एम के। तो अगर ओ यहां है, सेकंड लेफ्ट एम इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहां एम को पुट करता हूं इस प्लेस पे, ठीक है, यहां पर, तो सेकंड लेफ्ट बन जाएगा। और अगर मैं एम को यहां पुट करता हूं तब भी सेकंड लेफ्ट बन जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी इस केस में बनेगी, दो यहां बनेगी, तो टोटल फिर से चार, जो हमें करनी नहीं है। तो एक बार इस कंडीशन को मैं यहाँ पे पुट नहीं करता। समझ आ गई चीजें सबको, यहां तक कोई दिक्कत है जल्दी से मुझे क्लियर कर दो। होप सो नहीं होगी, बाकी कोई अभी हम इतना यूज कर नहीं सकते, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, जी सिट्स इमीडिएट साउथ वेस्ट ऑफ ई। आप समझना, 6 पॉइंट को यहां समझाता हूं मैं आपको कि जी जो है वो इमीडिएट साउथ वेस्ट में है किसके, ई के, क्लियर होगी। एंड सिट्स 3 प्लेसेस अवे अवे फ्रॉम द राइट ऑफ डी। और जी जो है वो 3 प्लेसेस राइट में है किसके, डी के। तो डी होगा 1 2 3, यहां कौन होगा, जी। ये लाइन समझ आई या नहीं आई, क्योंकि यहां पर अब यूज हो गया एंड का। एंड का मीनिंग होता है जो पहले पर्सन के बारे में बात हो रही है वही बात आगे चलेगी आपके पास। तो जी जो है वो इमीडिएट साउथ वेस्ट में हो गया किसके, ई के, ये तो पक्का है। साथ में ही 3 प्लेसेस अवे टू द राइट। अब देखो 3 प्लेसेस अवे टू द राइट कह दिया, और 3 प्लेसेस अवे मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन होंगे, 2। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। अब नेक्स्ट, एम एंड जी सिट्स ऑन द डिफरेंट टेबल। अब देखो एम और जी कहां है, डिफरेंट पे। अब आपको एक चीज तो पता है कि एम कहां बैठेगा, इनर टेबल पे, क्योंकि जो ओ है वो सेकंड लेफ्ट में किसके था, एम के। तो ऑब्वियस सी बात है जी कहां आएगा, आउटर टेबल पे आएगा, ये बात पक्की है। तो एक चीज बताओ, अगर मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है तो जी के लिए पॉसिबिलिटी क्या है इस पूरे टेबल में, यार यही तो पॉसिबिलिटी होगी, जी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आएगा, यहां 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 कहीं आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें उसके इमीडिएट साउथ, जी को इमीडिएट साउथ वेस्ट में किसके बनाना है, ई के। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कौन आएगा, जी, और यहां कौन आ जाएगा, ई। सेम गोज विद है,
यहाँ पर जी आ जाएगा और यहाँ कौन आ जाएगा ई, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती हमारे पास। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? हो गई। तो ये पॉइंट भी हमारा क्या हो गया यहाँ पर क्लियर। ठीक है, अब देखो जो जी है ना वो थर्ड राइट में किसके है, डी के। तो अगर जी यहाँ है तो थर्ड राइट पोजीशन या तो यहां से बन सकती है या यहां से बन सकती है। बट अगर मैं डी को यहां प्लेस करता हूं तो जी कहां आ जाएगा, थर्ड लेफ्ट में। बट हमें कहां चाहिए, थर्ड राइट में। इसका मीनिंग ये बात पक्की हो गई कि डी यहां नहीं आ सकता। अगर डी यहां नहीं आ सकता तो डी कहां आएगा, यहां पर आएगा। सेम गोज हियर कि जी यहां है तो डी या तो यहां आ सकता है, बट यहां आएगा तो जी कहां चला जाएगा, थर्ड लेफ्ट में चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहां कौन आएगा, डी आएगा। इतनी बातें क्लियर होगी या नहीं होगी? हो गई। तो ये पॉइंट भी हमने ले लिया। समझ आ गया ना इतनी चीजें? अब देखो कुछ और चीजें बताता हूँ। देखो अब क्या है कि एन और ई क्या है, एक दूसरे के इमीडिएट नेबर यानी कि एडजेसेंट। तो अगर ई यहाँ है तो एन यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। और हमने एक चीज और देखी थी कि अगर ओ यहाँ है तो एम यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। क्लियर होगी? इसका मीनिंग ये जो दो प्लेसेस हैं, ये वाले जो दो प्लेस हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, या तो एन को या फिर एम को। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने क्या करा, यहाँ या तो मेरे पास आएगा एन या आएगा एम, क्योंकि समझना या तो ई का नेबर हो जाएगा एन या फिर एम आ जाएगा, उसके सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, ओ। या ऑब्वियस सी बात है फिर या तो यहां पर आपके पास, यहां पर सॉरी वहां पर नहीं, या तो यहां एन आ जाएगा या फिर एम। बट इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर एम यहां आ जाएगा तो एन यहां आएगा, एन यहां आएगा तो एम यहां आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी या नहीं होगी? सबको जल्दी से बता दो यार, मजा आ जाएगा भाई चीजें अगर आपको समझ आ रही है तो। अब अगर सेम चीज देखो, ये सारी चीजें वही की वही चल रही हैं, सिर्फ चेंज बी में है ना। तो इस वाले केस में भी फोर श्योर है, पक्की बात है, या तो एन आएगा यहाँ पर, एम आएगा यहाँ पर, या एन आएगा यहाँ पर और एम आएगा यहाँ पर। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं यार, पक्की बात है। समझ आ गया? हो जाएगा इतनी चीजें। ये पॉइंट भी उठा लिया, ये पॉइंट भी उठा लिया, इतनी चीजें तो क्लियर होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई यहाँ पर क्या कहता है। पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन फेसेस के। आप समझना भी कि जो एन के इमीडिएट लेफ्ट में होगा वो किसको फेस करेगा, के को। किसको फेस करेगा, के को। अब एक चीज बताओ, केस नंबर 1 में क्या अब एन यहां आ सकता है इस पोजीशन पे? नहीं, क्योंकि अगर एन यहां है तो इमीडिएट लेफ्ट ये बनेगा। तो यहां वाला जो पर्सन होगा, यहां जो भी होगा, मान लो एक्स है, क्या वो के को फेस कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसके सामने तो पहले से कौन है, ई। इसका मीनिंग ये हो गया कि इस प्लेस पे एन नहीं आ सकता। तो अगर यहाँ एन नहीं आएगा तो कौन आएगा, एम। और अगर एम यहाँ आ गया तो ऑब्वियस सी बात है इस प्लेस पे अब कौन चला जाएगा, एन चला जाएगा। और जो एन के इमीडिएट लेफ्ट में है यानी कि ये पर्सन, ये किसको फेस किया हुआ है, के को। तो यहाँ कौन आ जाएगा, के। क्लियर हो गया? और आपको पता था कि के सामने कौन है, एच। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास था, तो यहाँ आ जाएगा एच। बात क्लियर हो गई ना, समझ आ गया? बहुत बढ़िया। सेम गोज हियर, अगर एन यहाँ होगा तो क्या यहाँ पर वो पर्सन आ सकता है जिसके सामने के हो? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां तो पहले से कौन है, ई है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर एन नहीं आ सकता, यहाँ कौन आएगा, एम। अगर एम यहाँ है तो यहाँ कौन आएगा, फिर आपके पास एन आ जाएगा। अगर एन यहाँ है तो एन के इमीडिएट लेफ्ट का वाला जो पर्सन है उसने किसको फेस किया गया है, के को। और आपको पता है के ने किसको फेस किया एक्चुअली में, एच को। समझ आया है नहीं आया? देखो तो मजा आ रहा होगा, अगर आप सही से समझ रहे हो तो मजा आ रहा होगा इसको करने के अंदर आपके। ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगला पॉइंट, एच सिट्स इन द सेम लाइन ऑफ साइट ऑफ एफ। अब देखो बात आ गई, वो क्या कहता है कि एच उस लाइन में है जो सेम लाइन साइट है किसकी, एफ की। तो एक चीज बताओ, एच को स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए किसके, एफ के। तो कहां से बनेगा भाई आपके पास? ऑब्वियस सी बात है, इस चार पर्सन में यही तो खाली बचा है ना आपके पास। तो यहां कौन आ जाएगा, एफ। सेम गोज हियर, यहां आ जाएगा एफ। बात क्लियर होगी या नहीं होगी? अब क्या कहता है, एफ हु। देखो हु आ गया तो बात किसके बारे में हो रही है, एफ के बारे में। तो क्या कहता है, डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी। तो एफ किसके एडजेसेंट नहीं होगा, बी के। तो क्या सेकंड केस मेरा यहां से गलत हो गया नहीं हो गया? जल्दी से बताओ। हो गया, क्योंकि एफ किसका इमीडिएट एडजेसेंट यानी कि नेबर बन गया, बी का, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने कहा है एफ हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी। तो इसका मीनिंग ये केस हो गया हमारा गलत। हाँ हाँ, समझ आ गई आई थिंक। आ गई ना? बहुत ही बढ़िया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना यार अगर समझ आ रही है तो। ठीक है, अब देखो कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं भाई। देखो अब क्या कहता था, एक इन्फॉर्मेशन तो ये थी कि ई के सामने कौन नहीं हो सकता, जे। तो जे यहां नहीं आ सकता, ये बात पक्की है। ठीक है, जे यहां नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा एक और हमारे पास इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो एल किसका नेबर नहीं है भाई, ओ का और जी का। तो एल ना तो यहां आ सकता ना ही यहां आ सकता।
तो एल के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है, सिर्फ एक ही बची ना, क्योंकि 3 प्लेस खाली हैं जिसमें से 2 प्लेस पे एल नहीं आ सकता, क्योंकि वो किसका नेबर बन जाएगा, या तो ओ का या जी का। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कौन आ जाएगा, एल। और जे यहाँ आपको पता नहीं आ सकता क्योंकि वो ई के सामने नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कौन आ जाएगा, जे। अब एक आखिरी पर्सन रह गया है, तो जरा देख लेते हैं पीछे कितने पर्सन थे। अच्छा ठीक है, सी रह गया, सी आ जाएगा यहाँ पर। और पजल हो गई हमारी कंप्लीट, सीटिंग अरेंजमेंट कह लो आप इसे, ठीक है। कब क्या हो गया हमारा कंप्लीट, समझ आई या नहीं आई। देखो करने का सिर्फ वे आना चाहिए यार, देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि यार बिल्कुल बनेगी नहीं, बन जाती है, कई बार टाइम लगता है, कई बार कम टाइम में हो जाती है भाई। बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर इन्फॉर्मेशन को सही से राइट डाउन कर कर उन्हें कंबाइन कर कर पुट करते हो तो इजीली हो जाएगा। नहीं तो मैं गारंटी देता हूं, आई थिंक जिसने भी इस पजल को सोल्व करने की कोशिश की होगी उसने कम से कम 3 से 4 केसेस जरूर बनाए होंगे इसके। और सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने स्टार्ट की होगी बी से, जिन्होंने बी को कॉर्नर पे बिठा के स्टार्ट कर दिया गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेंस में यही ध्यान रखना कि इन्फॉर्मेशन को पहले रीड कर लो कि उस पर्सन के रिगार्डिंग और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपकी पॉसिबिलिटीज को कैंसिल कर सके, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो होप सो आपको पजल तो समझ आ गई होगी। तो अब हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। तो ये देखो भाई, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एफ। हमें किसकी पोजीशन बतानी है, सी की, बट किसके रिस्पेक्ट में, एफ के रिस्पेक्ट में। अब तो भाई ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें चाहिए सी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एफ। तो इमीडिएट राइट में नहीं होगा, सेकंड टू द लेफ्ट नहीं होगा, और इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट भी नहीं होगा, और इमीडिएट साउथ ईस्ट भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इमीडिएट में तो है ही नहीं भाई हमारे पास ये, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन पर्सन सिट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो कौन कौन अवे फ्रॉम सेंटर है, तो देख लो भाई, एक तो आई है हमारे पास, ठीक है, एक एच है, एक एम है, और एक जी है। तो आई एच एम और जी, तो आई एच एम और जी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इन सारों में से। तो पहली, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड ई। तो एच और ई के बीच में 2 पर्सन है क्या, एच और ई नहीं, ना तो क्लॉकवाइज ना ही एंटी क्लॉकवाइज, 2 पर्सन तो है ही नहीं बीच में, तो ये गलत। जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब ये बी है और ये जे है, थर्ड टू द राइट नहीं, सेकंड टू द लेफ्ट कह सकते हो। और या अगर घुमा के देखूं तो 1 2 3 4 5 6 टू द राइट कह सकते हो, तो ये भी गलत हो गया। आई सिट्स इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी। तो आई इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में किसके, सी के नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट में आया हुआ है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड के। तो एल और के बीच में एक पर्सन है नहीं, ये भी नहीं है, तो कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑल ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्लियर, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ओड आउट ऑफ द 5। तो इन जो कॉम्बिनेशन है इनमें से एक सबसे अलग कॉम्बिनेशन है, वो हमें पता लगाना है भाई। तो ठीक है, पता लगा लेते हैं, एक बार थोड़ा सा कोई इरेज कर दें ताकि हमारे लिए थोड़ा सा साफ हो जाए ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, तो डी जी बी, डी जी और बी कॉम्बिनेशन कैसे होगा, चलो देखते हैं, पहले सेकंड ऑप्शन को देखते हैं फिर कॉम्बिनेशन देखते हैं। आई जे एफ, आई देन जे देन एफ। तो देखो क्या है कि 2 इनसाइड एक आउटसाइड, इसमें 2 इनसाइड एक आउटसाइड। आगे देखते हैं एनसीएम, तो एनसीएम 2 इनसाइड एक आउटसाइड, ठीक है। एच एम ई, एच देन एम देन ई, एक इनसाइड 2 आउटसाइड। तो अगर आंसर इस अकॉर्डिंग बन रहा है तो डी बनेगा। एक बार जे आई एल देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो जे आई और सॉरी जे आई और एल, तो ठीक है, 2 इनसाइड एक आउटसाइड। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये 4 पर्सन जो हैं, इन ये जो 4 ग्रुप है इनमें 2 पर्सन इनसाइड एक आउटसाइड, बट इसमें 2 आउटसाइड और एक इनसाइड, तो ऑप्शन नंबर डी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर फेसेस ईच अदर। कौन से पर्सन एक दूसरे को फेस किया गया है, तो के और एच बिल्कुल, बट एक ऑप्शन देखेगा बोथ ए एंड बी, तो इसके साथ मत चले जाएगा। जे एंड डी, जे एंड डी ने क्या फेस किया हो एक दूसरे को, जे ये रहा, डी ये रहा, नहीं यार एक दूसरे को फेस तो नहीं किया हो इसने, नहीं गलत है भाई, ये फेस नहीं है इन दोनों का एक दूसरे का। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, क्योंकि के और एच ने ही एक दूसरे को फेस किया है सिर्फ, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो गया, तो देखो पजल भी सॉल्व हो गई, क्वेश्चन भी हो गए। देखो मेन तो क्या बनाना है यार, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली इसी पे करने ना हमें, ठीक है। तो चलिए फिर, ये हमारा डे 2 था। पसंद आए तो यार लाइक कर देना, फिर कह रहा हूँ कमेंट करना, शेयर करना जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर मेंस लेवल का कंटेंट चाहिए तो भूलना मत कि आपको ज्वाइन करना है एसबीआई मेंस का कैंप, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।